अस्सलाम वालेकुम। नया शो में खुशामदीद। मैं हूं नबीहा। आज हम बात करेंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से नैब ऑर्डिनेंस 1999 में कुछ तरमीम करके एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, जिसको नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी एक्ट 2021 का नाम दिया गया है। पहले से मुतनाज़ा नैब कानून में कुल कितनी तब्दीलियां की गई हैं? इनमें तब्दीली सरकार की तरफ से की गई है। सबसे बड़ी तब्दीली कौन सी है? क्या कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब अब किसका एहतसाब कर सकेगा? इसके अलावा अपोजिशन जमातें आगे क्या करने जा रही हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम मुदस्सिर राना साहब से उनसे बातचीत करके उनसे हासिल करेंगे। मुदस्सिर राना साहब, मुझे ये बताइएगा, वो क्या तब्दीलियां हैं जो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू मुतारिफ करवाई जा रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम नबिया। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में नए ऑर्डिनेंस के जरिए कुल 11 तब्दीलियां की गई हैं, जिनके तहत न सिर्फ चेयरमैन नैब बल्कि नैब के इख्तियारात में भी कमी कर दी गई है। सबसे बड़ी तब्दीली और अहम तरीन तब्दीली में बहरहाल फर्क होता है। जो सबसे बड़ी तब्दीली की गई है उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। नए ऑर्डिनेंस के जरिए नैब के कानून में सबसे बड़ी तब्दीली ये की गई है कि चेयरमैन नैब की 4 साल मुद्दत मुलाजमत को काबिल तोसी कर दिया गया है। यानी मौजूदा समेत हर चेयरमैन नैब को एक बार ओहदे की मियाद में तोसी दी जा सकेगी। नैब के पुराने कानून में वाज़ेह तौर पर ओहदे की मुद्दत को नाकाबिल तोसी करार दिया गया था। नए ऑर्डिनेंस में यह भी गुजारिश रखी गई है कि जब तक नए चेयरमैन का तकर्रर इत्तफाक राय से ना हो जाए, मौजूदा चेयरमैन नैब काम जारी रखेंगे। इस तरह चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को भी नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक तोसी दे दी गई है। पुराने कानून के तहत वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर की मुशावरत से चेयरमैन नैब तैनात करना होता था, मगर अब सदर मुमलिकत वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से मशवरा करेंगे और उसके बाद नया चेयरमैन नैब तैनात कर देंगे। ताहम सदर मुमलिकत इत्तफाक राय ना पैदा कर सके तो वो ये मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। पहली दफा पार्लियामानी कमेटी बन रही है और पार्लियामानी कमेटी होगी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें से 6 अरकान अपोजिशन से होंगे और 6 हुकूमत से होंगे। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या तारीख में इससे मिलती जुलती कोई मिसाल है? क्या तारीख में ऐसे पहले कभी हुआ है? जी, असल में पहले ऐसी कोशिश की गई है बगैर मुशावरत से भागने की। तो ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह को चेयरमैन नैब मुकर्रर किया गया था, जिस पर उस वक्त के कौमी असम्बली में कायदे हज़ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कायदे हज़ब इख्तिलाफ की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए कहा था कि ये दोनों में अपोजिशन लीडर और कायदेवान में मुशावरत नहीं हुई, इसलिए ये तैनाती नहीं हो सकती, तो वो तैनाती रद्द कर दी गई थी। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये चेयरमैन नैब के इख्तियार अब ये बढ़ेंगे या इसमें कोई कमी वाक़या हो जाएगी? क्या होगा? जी, नैब ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब के पास लामहदूद इख्तियार होते थे, जिसमें गिरफ्तारी से लेकर किसी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने तक और रेफरेंस दायर करने के इख्तियार भी चेयरमैन नैब के पास थे। लेकिन ये जो अब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, इसमें इन इख्तियार को महदूद कर दिया गया है, यानी कम कर दिया गया है। अब ये इख्तियार प्रोसिक्यूटर जनरल को दे दिया गया है, जिसके तहत अगर प्रोसिक्यूटर जनरल ये समझता है कि किसी के खिलाफ शुरू की गई इंक्वायरी या दायर किया गया रेफरेंस गलत है, तो इसे खत्म कर सकता है। जबकि इससे पहले इस इकदाम के लिए चेयरमैन नैब की इजाजत लेना या मंजूरी लेना जरूरी थी। इसके अलावा अगर किसी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया हो तो उसको वापस लेने के लिए मुतलका अदालत के जज की इजाजत लेना जरूरी थी। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मुतलका अदालत के जज की इजाजत की भी जरूरत नहीं रही। अब अगर इस्तगासा के गवाह अदालत में नहीं पेश हो सकते तो उनके बयानात ऑडियो या वीडियो लिंक के जरिए भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जो इससे पहले नहीं किए जा सकते थे। अब अगर कोई अपना बयान हल्फी लिख के भी दे देता है तो वो भी अदालत में दुरुस्त सबर किया जाएगा, जबकि इससे पहले इस्तगासा के गवाह का मुतलका अदालत के जज के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराना जरूरी था। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में एहतसाब अदालत को भी किसी मुल्ज़म की जमानत लेने का इख्तियार दिया गया है, जबकि इससे पहले एहतसाब अदालत के जज के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था और कोई भी मुल्ज़म जमानत हासिल करने के लिए मुतलका हाई कोर्ट से रुजू करता है।
नैब ऑर्डिनेंस सन 1999 में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की कोई तशरीह नहीं की गई थी। यानी अगर किसी ने कवायद के खिलाफ भी खिलाफवर्जी की है और इसको इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुमरे में लाते हुए और इसकी नीयत को दुरुस्त तस्लीम ना करते हुए उस शख्स को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जा सकता था बल्कि इसके खिलाफ तहकीकात भी शुरू की जा सकती थी। तरमीमी आर्डिनेंस में यह कहा गया है कि जब तक ये बात साबित ना हो जाए कि मज़कूरा शख्स ने यह काम जाती मफाद में किया है तो उस वक्त तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी उसकी नीयत देखनी पड़ेगी। अब ये नीयत कैसे चेक करेंगे, ये एक अलग पूरा बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि जिसने ये इक़दाम किया था उसकी नीयत अच्छी थी या क्या है। जी। अच्छा, एक सबसे ज्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तब्दीली का ऑपोजिशन के किस किस शख्स को फायदा हासिल होगा? हाँ, ये भी है। असल में इस तब्दीली का वैसे तो शोर मचा रहे हैं सारे कि जी अपोजिशन भी शोर मचा रही है कि ये गलत किया गया है, लेकिन इस तरमीमी आर्डिनेंस का जितना हुकूमत को फायदा होगा उतने अपोजिशन जमातों के जो जिन लोगों के खिलाफ केस चल रहे हैं उन सबको भी फायदा होगा, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, जिनमें एहसन इकबाल हैं, जिसमें ख्वाजा साद रफीक हैं, जिसमें ये शाहिद खकान अब्बासी हैं। इसी तरह हुकूमत की तरफ से बीआरटी जो है उसमें साबित करना मुश्किल हो जाएगा, उसके खिलाफ अब तहकीकात आगे नहीं बढ़ाई जा सकेंगी क्योंकि ये कौन साबित कर सकेगा कि जी वो अच्छी नीयत से नहीं थी, वो बुरी नीयत से मुनाफा कमाने के लिए बनाई गई थी। तो इस लिहाज से ये दोनों को फायदा होगा। जरदारी साहब के खिलाफ केसेस जो हैं बाकी उनके साथियों के खिलाफ जो चल रहे हैं करप्शन के, उनमें भी मुल्जमान को फायदा होगा। तो तरमीमी आर्डिनेंस में सबसे अहम तब्दीली, जैसे मैंने सबसे बड़ी बताई थी, ऐसे सबसे अहम जो तब्दीली है वो ये है कि अब वफाकी और सूबाई कबीना के फैसले जो हैं वो उनके बारे में तरमीमी आर्डिनेंस में कहा गया है कि नैब उससे रिलेटेड कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। यानी ब्यूरोक्रेसी, जैसे फवाद हसन फवाद के खिलाफ केस चल रहा था वो भी अब नहीं चल पाएगा। तो आपने ब्यूरोक्रेसी निकाल दिया, सरकारी अफसरान को भी निकाल दिया, हुकूमती वो वजीरों मशीरों को भी निकाल दिया, और उससे ज्यादा अहम ये कि अब टैक्स के मामला भी नैब की मुदाखलत नहीं कर सकेगा, वो एफबीआर करेगा। तो वो ये सारी चीजें जब निकल जाएंगी, ताजरों के खिलाफ सनतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी, तो फिर बाकी बचेंगे कौन? बाकी कोई भी नहीं बचेगा। सबसे जो ज्यादा यही सबसे अहम तब्दीली है। यानी अमलन मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में अब नैब जो है वो कोई खातर खा कार्रवाई किसी के खिलाफ भी नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगा। अभी तक जो उन्होंने सबसे बड़ी रिकवरियां की थी वो तो सनतकारों, ताजरों और हुकूमती जो काबीना और ये वो सियासतदान थे उनके जो दस्ते राज थे, फ्रंट मैन थे, उन लोगों से की थी। तो अब तो ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। सही। अच्छा, किन किन इदारों को इस्तिस्ना हासिल होगा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नए ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स केसेस, इज्तिमाई फैसला साजी तरीकाकार की गलती नैब दायरा इख्तियार से निकल जाएंगे। वफाकी व सूबाई काबीना कमेटियों, कौंसल्स, कमीशन और बोर्ड फैसलों पर नैब इख्तियार खत्म हो गया है। अच्छी नीयत से सरकारी अमूर निपटाने, बराह रास्त माली फायदा ना लेने के केसेस भी नैब इख्तियार से चूंकि खारिज हो गए हैं, गोया नैब का इतलाक मुश्तरका मफादत कौंसल, NEC, NFC, एक्निक, CDW के फैसलों पर भी नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक वायद की बेज़ाब्तगी के हवाले से अवामी या हुकूमती मंसूबे भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। यानी वो रिंग रोड वगैरह के जो थे मामला वो भी खत्म होंगे। सही। और ट्रायल कैसे होगा, कैसे सजाएं मिलेंगी, जमानतें कैसे होंगी? हाँ जी, इसमें भी तब्दीली की गई है। नए ऑर्डिनेंस के तहत तमाम जराइम नाकाबिले जमानत होंगे। सिर्फ एहतसाब अदालत के पास जमानत या मुल्ज़म की रिहाई का इख्तियार होगा। नैब के मुल्ज़म को करप्शन की रकम के मसावी ज़र जमानत जमा कराने पर जमानत मिल सकेगी, उसके अलावा जमानत मुमकिन नहीं होगी। पहले तो हाई कोर्ट से ले ली जाती थी, अब सिर्फ एहतसाब अदालत से हो पाए।
अच्छा, एक और सवाल था, क्या अब नैब मुकदमात के फैसलों के लिए कोई मुद्दत भी मुकर्रर करेगी और वो मुद्दत कितनी होगी? ये नए ऑर्डिनेंस में का एक अहम नुक्ता है क्या, पहले इससे पहले कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं थी, इसलिए कई मुकदमा सालों साल नैब में चलते रहे और अभी भी हैं। लेकिन अब इस नए ऑर्डिनेंस का एक मुस्बत पहलू ये है, डेफिनेटली है, कि इसके लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है। किसी भी केस के लिए एक खास मुद्दत मुकर्रर की गई है और वो 6 माह की है। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में यह कहा गया है कि नैब की अदालतों में जब किसी के खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाएगा तो मुद्दत शुरू होगी रेफरेंस दायर होने से। जब रेफरेंस दायर हो जाएगा तो वो 6 माह के अंदर इसका फैसला करेंगे। एहतसाब अदालत पाबंद होगी कि उसका फैसला 6 माह के अंदर अंदर कर दे, जबकि इससे पहले नायब अदालतों को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई थी और अदालती तारीख में ऐसी मिसालें भरी पड़ी हुई हैं कि 5-5 वर्ष तक एहतसाब अदालतों से मुकदमात के फैसले नहीं होते थे। इसके अलावा इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में एहतसाब अदालतों में इजाफे का भी जिक्र किया गया है और एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती सदर मुमलिकत मुतल्लिका हाई कोर्ट के जजों चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। इसके अलावा अगर एहतसाब अदालत का जज ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाया गया तो इसको नौकरी से बर्खास्त करने का इख्तियार भी अब सदर मुमलिकत के पास है, लेकिन इसमें मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत बहरहाल शामिल होगी। इससे कबल अगर किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत होती थी तो उस मुतल्लिका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसकी तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाता था, तश्कील देते थे, जिसकी सिफारिशत की रोशनी में कसूरवार जज के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, जैसा कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल के मुकदमे में सजा देने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक के खिलाफ भी कार्रवाई भी जो थी कमेटी की सिफारिशत की रोशनी में ही अमल में लाई गई थी। अच्छा रान साहब, इस ऑर्डिनेंस का अब क्या मुस्तकबिल, आप क्या समझते हैं, क्या क्या मुस्तकबिल होगा इस ऑर्डिनेंस का? जी, ऑर्डिनेंस को 120 दिनों के अंदर पार्लियामेंट से मंजूर होना है, जहां पर अपोजिशन इसका रास्ता रोक सकती है। तहम अगर ये कानून बनता है तो पाकिस्तान में एहतसाब के अमल में वाक़ई तब्दीली हो जाएगी। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया है अभी तो, बल्कि उन्होंने सारी जमातों ने मिलकर इस सदारती ऑर्डिनेंस पर बहस के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में एक रिक्वेजिशन भी जमा करवा दी है, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से तल्लुक रखने वाले 150 से ज़ायद अरकान के दस्तखत मौजूद है। नाजरीन, नए नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से जो सवालात मेरे जहन में थे वो मैंने मुदस्सिर राना साहब से पूछ लिए। आपके अगर जहन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर कमेंट करके पूछिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।